संघर्ष करने वाले लोगों को पसंद करने लगे। सच्चाई है। हमको लगता है कि हजारीबाग विधानसभा में इकलौता मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं जिनके पास बहुत अधिक अर्थव्यवस्था का साधन ना होते हुए भी इतना बेहतर करोड़ हमारे साथ है। भैया हम किसी के लिए वोट काटने के लिए नहीं आए। देखिए तय मान लीजिए, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग वोट काटने आए, भैया वोट काटने नहीं, हम लोग सीधा सीट काटने आए हैं। और कितना सीट अभी हमारा खाते में आएगा वो किसी का कंफर्म नहीं है। जो हमारे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जितना उन लोग पैदल नहीं चले हैं, उदय मेहता उतना हल जोत करके आए। नौजवानों की पार्टी कहे जाने वाले JLKM इस बार पहली बार चुनावी मैदान में है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के, वो भी नौजवान हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है, इसी चीज को समझने के लिए आज खुद हमारे साथ बात करने के लिए हजारीबाग सदर विधानसभा के JLKM के प्रत्याशी उदय मेहता हमारे साथ हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो एक बात कह करके आज जो पार्टी आई थी नौजवानों के हित को लेकर के, तो उस हित को ध्यान में रखते हुए पार्टी किस तरीके से अपना कदम आगे बढ़ा रही है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। आपकी पार्टी की शुरुआत ही हुई थी नौजवानों के मुद्दे को लेकर, जी। चाहे वो 60-40 का मुद्दा हो या फिर 1932 का खतियानी मुद्दा हो। क्योंकि कई पार्टियां भी लड़ रही हैं चुनाव में, तो कोई संकल्प पत्र, कोई घोषणा पत्र निकाल करके लोगों के बीच जा रही है। सबसे पहले तो हम यही आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी नौजवानों की पार्टी कही जाती है, तो क्या कोई घोषणा पत्र लेकर के आप लोगों के पास जा रहे हैं, या फिर जो आपका पहले से जो मुद्दा था, जैसे आप बात करते हैं 1932 के हथियार की, आप बात करते हैं 60-40 की, तो क्या वही मुद्दे हैं या फिर कोई घोषणा पत्र भी आपने जारी किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जो घोषणा पत्र जारी हुआ, वो घोषणा पत्र में पूर्व के ही मुद्दे हैं। वही मुद्दा है, वही जो 3 वर्षों से लगातार हम लोग जो सड़क में संघर्ष कर रहे हैं, वही मुद्दा को हम लोग बस घोषणा पत्र में उतारने का प्रयास किए हैं। लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा, वो हमारा राज्य का मुद्दा है। लेकिन हम लोग जो है कि जब आप हमारे पार्टी का घोषणा पत्र को पढ़ेंगे और हमारे घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, कुछ अंतर मिलेगा। इसलिए क्योंकि राज्य के साथ साथ क्षेत्र का एक अपना अलग यह मुद्दा होता है। बिल्कुल, हम लोग जो मुद्दे पे भी आएंगे। हम लोग दरअसल हमारा यही जो सवाल था वो यही था कि क्या पार्टी ने कोई घोषणा पत्र जारी किया? जी, घोषणा पत्र जारी किया। मुद्दे हैं वो क्या है, अगर आप हमारे दर्शक? देखिए, घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, हमारा मुख्य मुद्दा है आपका स्थानीयता, मुख्य मुद्दा है अंतिम सर्वे सेटलमेंट के अनुसार से जो है कि नियोजन नीति परिभाषित करना, मुख्य मुद्दा है विस्थापन नीति को परिभाषित करना, मुख्य मुद्दा है कि रोजगार नीति बनाना। उसके बाद जो है कि सबसे बड़ा चीज़ है, जयराम महतो जी ने घोषणा किया है कि आपका KG से लेकर PG तक सारा शिक्षा जो है कि निःशुल्क दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि जितने कर्मी हैं जो विभिन्न जगह पर ये खट रहे हैं, उनको जो है कि अनुदान से जो खट रहे हैं उनको सरकारी किया जाएगा। इस प्रकार से अनेक अन्य मुद्दे हैं और मुख्य जो है हमारा संगठन का जो एजेंडा था, उसी एजेंडा पर अधिक फोकस किया जा रहा है। चलिए, अब हम आते हैं सीधे आपके ऊपर। आप सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। जी। तो चूंकि आप जमीन से जुड़े हुए भी रहे हैं और छात्र नेता के रूप में आपकी पहचान है, तो हम सीधे तौर पे आपसे यही समझना चाहेंगे कि जब आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पहले भी आपने बातें की, जो हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की हम बात कर ले, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं लगती है कि जिसका निदान हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, और फिर आपको लगता है कि मेरा चुनावी मैदान में आने का मकसद भी है? देखिए, अगर मुख्य रूप से देखा जाए
तो सदर विधानसभा, कटकमदाग, कटकम सांडी, दारू प्रखंड के कुछ पंचायत और सदर प्रखंड के 21 पंचायत मिलकर के जो है कि ये बना हुआ है। इसके सदर विधानसभा के अधिकतर क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, और देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के 80% आबादी कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनका मुख्य कार्य व्यवसाय रहता है और कभी उनका झुकाव कृषकों के तरफ नहीं रहता है। और एक भी विधानसभा में इन लोग मुद्दा जो है कि कृषि का मुद्दा इन लोग नहीं उठाते, कृषक का मुद्दा नहीं उठाते, बाजार का मुद्दा नहीं उठाते, आपका जो है कि अकाल का मुद्दा नहीं उठाते। तो लोग क्षेत्र में जब जाते हैं, क्षेत्र में मुख्य समस्या अगर देखा जाए तो बेरोजगारी है, रोजगार का मांग है। रोजगार के मांग के साथ साथ देखा जाए तो किसानों का एक बेहतर बाजार का सुविधा की मांग है, जो जनप्रतिनिधि चाहते तो पूरा कर सकते थे। चीज़ों को समझने का प्रयास करना होगा। जो किसान अन्नदाता है, जिनके खेती करने के बाद, जिनका खेती से जो है, जिनके आपका खेत से उपजने वाला सब्जी धान से जो है पूरा क्षेत्र अपना पेट भरता है, और वही अन्नदाता जो है कि बिना बाजार के कारण बिचौलियों के हाथे अपना जो सब्जी होता है, अपना जो अनाज होता है वो बेचने को मजबूर होता है। कोई ऐसे माँ बहन है भी या कोई किसान ऐसा है भी जो हिम्मत करके हजारीबाग आ जाता है, लेकिन उसको कहीं वैसा जगह नहीं है जहाँ वो इज्जत के साथ बैठ करके अपना अन्न को, अपना सब्जी को बेच पाए। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने हजारीबाग में हमारे शहर में जितने चौक हैं, सभी चौक में एक मार्केटिंग के लिए बनाया जाए। एक जो है कि आपका पूरा चौक में सब्जी का मार्केट बनाया जाए और वहाँ किसान भाई आए बेझिझक अपने प्रतिष्ठा को बचाते हुए, अपने इज्जत को बचाते हुए आराम से बैठ करके सब्जी बेचे। इस प्रकार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, हम लोग को चीज़ों को समझना चाहिए। हजारीबाग के आसपास चाहे हम मांडू का क्षेत्र ले ले, चरी का क्षेत्र ले ले, उसके बाद बड़का गाँव कुछ क्षेत्र ले ले, उसके बाद हम लोग डेमो टाण चले जाएं, इधर मिला दे हम लोग सब क्षेत्रों को, तो वहाँ कम से कम कुछ भी करे कोल कंपनी और फैक्ट्री मिला करके लगभग जो है 300 से 400 कंपनियां हैं। अगर हम लोग उसका सर्वे करके, उसमें आंदोलन करके या नियम में संशोधन करके अगर हम लोग प्रयास करें तो हमारे क्षेत्र के कई बेरोजगार लोग जो हैं उनको हम वहाँ रोजगार कर सकते हैं। लेकिन इस सब पर हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं रहता है। इसमें और ऐड कर दीजिए, क्योंकि और भी कई लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो कई लोगों का ये कहना है कि बहुत जो कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, उन कंपनियों में बहुत सारे जो लोकल युवा हैं उनको रोजगार मिला है। लेकिन जब हम उसके करीब गए, बड़का गांव की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने बड़का गांव में ये सवाल रखा तो जवाब ऐसे भी आए कि होता ये है कि 2000 पद है, 8000 हम लोग इन्वॉल्व करा दिए, फिर भी 16000 और लोगों को वही काम चाहिए। तो ये स्थिति आपने, चूंकि आप भी देखे होंगे, आपने सर्वे किया होगा, तो क्या इस तरह की स्थिति बनती है? चाहिए है कि वास्तविक में जो कोल कंपनियां हैं, अन्य प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, वो अपने आप को अपने बचाने के लिए और बचने के लिए ऐसा मतलब उत्तर देते हैं। चीज़ों को समझना चाहिए। अभी भी कोल कंपनियां में जितने लोग हैं, जितने वहाँ के एम्प्लॉयड हैं, जितने वहाँ कार्यरत हैं, लगभग 80% जो है कि बाहर से बुलाया गया। एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। मैं एक व्यक्ति के लिए
एक व्यक्ति का ड्राइवर के नौकरी के लिए जो है कि NTPC से मैं संपर्क किया। एक हमारा दोस्त है, कार्यरत है, वो बिहार छपरा के आसपास का है, और हम उनसे बात की, अच्छे पोस्ट पर है वहाँ। हम उनसे बात किए कि एक हमारा भाई है, उसको रोज़गार की बहुत ज़रूरत है, आप अगर कहीं रखवा देते हैं तो आपका बड़ा कृपा होगा। उसका एक ही उत्तर था, उसका एक ही सवाल था कि आपका भाई जो है किस क्षेत्र का है। हम बोले भाई हम तो हजारीबाग के हैं, मेरा भाई हजारीबाग का होगा। वो बोला कि हजारीबाग के आसपास लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा, आपको जो है कि बाहर का कोई व्यक्ति है तो बोलिए हम रोज़गार देंगे। लेकिन इसको क्यों मैं बता रहा हूँ, उसका एक ही रीज़न है, लगभग कंपनियों को ये डर रहता है कि हम अगर स्थानीय युवक को यहाँ रोज़गार देंगे तो वो जो है कि अपना हक अधिकार को मांगना सीख जाएंगे, हमसे लड़ना सीख जाएंगे और वो विद्रोह कर देंगे। इसके डर से जो है कि बाहरी लोगों को यहाँ पनाह दिया जाता है, बाहरी जो एम्प्लॉयड को जो यहाँ खटाया जाता है और उनसे उनको लगता है कि हमको यहाँ संरक्षण मिल रहा है। तो आप लोग जो बात करते हैं कि नहीं, हम लोग जब ताकत अगर हमारे पास आ जाएगी, जन ताकत अगर हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे कि लोकल लोगों को जी रोजगार के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं, तो अगर आने वाला वक्त आपका होगा तो उस समय भी स्थितियां तो ऐसी ही बनी रहेगी, उस समय भी उनका सोच तो ऐसा ही रहेगा, फिर आप कैसे करेंगे? देखिए, आपको ये पता है सरकार के 3 तंत्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब विधायिका हमारे हाथ में होगा तो कार्यपालिका को कैसे मोड़ना है, कैसे चलाना है, हम लोग को जानकारी है। हम लोग उसको चलाएंगे, हम लोग उसको मोड़ेंगे, हम लोग विधान बनाएंगे और उस प्रकार से कार्यपालिका को कार्य करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं फिर से वापस सदर विधानसभा जी क्षेत्र जी में। आप घूम रहे हैं लगातार सुबह से शाम तक, मैं अभी देख रहा था कि जी 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 आके यहाँ पे हल्का भोजन कर रहे थे। क्या रुझान क्या है? देखिए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और वर्तमान समय में लोग जो हैं जो संघर्ष करने वाले लोगों को पसंद करने लगे। सच्चाई है, अगर मात्र 3 वर्षों में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उससे उपजा संगठन, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम लोग मात्र 2.5 से 3 वर्षों में जो है कि इतना बेहतर तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करने वाले लोग जो है कि लोगों को पसंद आ रहा है, जनता को पसंद आ रहा है। हम बताते हैं कि अभी आप चाहे तो मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता हूँ। अभी से मात्र 10 से 15 मिनट पहले लोगों का, ग्रामीणों का इतना उत्साह था कि वो अपने ढोल नगाड़ा ताशा ले करके कंधा पर उठा करके 500 ग्रामीण बूढ़ा बुजुर्ग माता बहन जो है कि अभी 9:30 बजे रात्रि हमको घुमाए। और एक चार चीजों को समझिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको हम लोग 100 रुपया भी दे पाए। सच्चाई ये है कि हम लोग फील्ड में जाते हैं, हाँ 50 से 100 लोग हम लोग डेली जा रहे हैं, 100 लोग 150 लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना क्षमता नहीं होता है कि उन लोगों को सही जगह हम लोग भोजन करवा पाए। हाँ इतना है कि हम लोग किसान परिवार से हैं, हमारे घर में चावल है, हमारे घर में दाल है, सब्जियां है, हम लोग घर से बनवा करके ले जाते हैं। कैंपेनिंग के बाद किसी खेत में, पंचायत भवन के आसपास, किसी स्कूल में या किसी मैदान में हम लोग सब बैठ करके सब भाई प्यार से खा करके फिर से लग जाते हैं। लोगों का रुझान इतना बेहतर है कि लोग जो हमसे जुड़े हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। हमको लगता है कि हजारीबाग विधानसभा में इकलौता मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं जिनके पास बहुत अधिक अर्थव्यवस्था का साधन ना होते हुए भी इतना बेहतर करोड़ हमारे साथ है और बहुत बेहतर स्थिति है, मुकाबला बहुत बेहतर चल रहा है और उम्मीद है कि जनता जयराम मातो जी की विचारधारा को पसंद कर रही है और हमारे संघर्ष का
जीत होगा, जयराम माधव जी की विचारधारा का जीत होगा, हम लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे। अच्छा, हो सकता है जो अब मैं पूछने जा रहा हूँ वो आपको अच्छा ना लगे, जी जी, लेकिन चूंकि दर्शक हाँ एकदम 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 जरूरी है। कई बार जो दूसरे दलों के लोग हैं वो आप पर एक आरोप भी लगा रहे हैं और वो है वोट कटवा का आरोप, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, स्पष्ट रूप से जो है कि आपको ही पता है, ये मेरा पहला चुनाव नहीं है। इससे पूर्व में जिला परिषद चुनाव लड़ा था, उसमें भी लोग बोल रहे थे कि शायद उदय मेहता किसी का वोट काट देगा, किसी को जिताने के लिए आ रहा है, किसी को हराने के लिए आ रहा है, और उसमें मेरा प्रदर्शन हजारीबाग वालों से छुपा हुआ नहीं है। तो हम लोग, जी जी, आप भी कवर किए थे, आप चुनाव कवर किए थे, मेरे साथ जो घटना घटा था वो कवर किए थे, आप लगभग चुनाव में रहे थे। तो हम लोग किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए, हम लोग संघर्ष करने के लिए आए, हम लोग संघर्ष के बलबूते यहाँ आए। हमारा मकसद किसी को हराना जिताना नहीं है, हमारा मकसद हमारे विचार को आगे बढ़ाना है, हमारा मकसद हमारे विचार को विधानसभा के अंदर गुंजाना है, हमारा मकसद यहाँ के युवाओं को नेतृत्व देना है। तो भैया हम किसी के लिए वोट काटने के लिए नहीं आए। देखिए, तय मान लीजिए, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग वोट काटने आए, भैया वोट काटने नहीं, हम लोग सीधा सीट काटने आए हैं, और कितना सीट अभी हमारा खाते में आएगा वो किसी का कंफर्म नहीं है। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने शुरुआत में ही कहा था कि हम चाहते हैं कि जो किसान माँ बहनें बेचने आती हैं सब्जियां या और सामान, उसके लिए एक व्यवस्था हो, लेकिन किसानों के लिए सुदृढ़ व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि आपने बताया कि मैं किसान का बेटा हूँ, जी जी जी, हमारे यहाँ सब्जियां हैं, चावल है, दाल है, मैं उसी को जाके खाता हूँ, लेकिन किसानों की स्थिति सुदृढ़ कैसे हो? देखिए, पार्टी इसके लिए क्या? देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, हम लोग दर्द को देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ये है सच्चाई, ये है कि जब हम लोग खेती करते हैं तो हमारा प्याज उसमें 10 रुपये किलो बिकता है, और वही प्याज को लोग स्टॉक करके 100 रुपये किलो बेचते हैं। सच्चाई यही है। आप ये जानने का प्रयास करेंगे, आलू हम उपजाते हैं, आलू हम 10 रुपये किलो बेचते हैं, 1 किलो का दाम 10 रुपये रहता है, 5 रुपये रहता है, लेकिन वही आलू को कंपनियां चिप्स बना करके एक आधा आलू को जो है कि वो 20 रुपये में बेचती है। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद क्या है कि हम लोग टमाटर खेती करते हैं, हमारा टमाटर जो है कि 10 रुपये बिकता है, लेकिन वही कुछ पूंजीपति लोग वही हमारे समसे टमाटर खरीद करके स्टोर में सेफ रख करके उसको क्या करते हैं कि 100 रुपये 80 रुपये बेचते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा नीति बनाएंगे या ऐसा सुविधा बनाएंगे कि किसान अपने अनाज को स्टॉक कर सके, अपने अनाज को सुरक्षित कर सके, अपने अनाज को वो इस तरीके से बेचे, अपने संपत्ति को इस तरीके से बेचे कि इसको संपूर्ण मुनाफा मिले। एक चीज समझिए, जानने का प्रयास कीजिए, अगर प्रत्येक पंचायत में जिस प्रकार से पंचायत भवन बना हुआ है कृषि बहुल क्षेत्रों में, अगर उस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज बना दिया जाए, एक अच्छा क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज बना दिया जाए, और उसमें जो है कि एकदम न्यूनतम शुल्क पर या हो सके तो निःशुल्क अगर किसानों का फसल, किसानों का सब्जी रखने का व्यवस्था कर दिया जाए, तो किसान क्या अन्य सीजन में उसको निकाल करके बेच करके अच्छा मुनाफा नहीं कमाएंगे? कमाएंगे। इससे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग देखिए, हम लोग सोच इस प्रकार से रखते हैं, और हम लोग इस प्रकार से इसलिए सोच पाते हैं कि हम लोग इस परिवार से जुड़े हुए। एक नामांकन के दिन हम एक लाइन बोले थे जो काफी मतलब चर्चा में रहा था। हम ये बोले थे कि जो हमारे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जितना उन लोग पैदल नहीं चले हैं, उदय मेहता उतना हल जोत करके आया है। सच्चाई है, आप मेरे गांव में जाके पता कर सकते हैं, हमारे बारे में आप जान सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार संघर्ष करके आए हुए। तो ऐसा नहीं है, हम लोग वो चीज़ों को समझते हैं। हम लोग अगर संघर्ष के साथ खड़े हुए हैं या आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, तो खड़े इसलिए हैं
क्योंकि चाहे जयराम महतो जी हो, दीपक रवानी जी हो, फरजान खान हो, मोतीलाल महतो हो, उदय मेहता हो, हम लोग को हजारों युवा फॉलो कर रहे हैं। हम लोग को हजारों युवा जो है हम लोग को देख करके जो है कि आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। एक बार कल्पना कीजिए कि उदय मेहता हार जाता है, जयराम महतो हार जाता है। चुनाव नहीं, हिम्मत, आत्मविश्वास। अगर हम लोग हार जाते हैं तो हम लोग को फॉलो करने वाला, हम लोग को मानने वाला वो 1000 युवक हार जाएगा जो अन्य फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। हमारे संगठन से, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से 5 विधायक, 10 विधायक, 4 विधायक, यहाँ तो ये भी कहते हैं कि अगर अकेले जयराम महतो जी विधानसभा के अंदर अगर चले गए, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, चाहे एनडीए के चाहे रहे या यूपीए के रहे, जयराम महतो जी उन लोगों का खटिया खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो और उस विचारधारा से आप बड़ी संख्या में युवाओं के मुतासिर होने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में भी कई युवा साथी आपके छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हम लोग का मंशा वास्तव में कभी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। हम लोग नेता बनने के लिए नहीं आए संगठन में, हम लोग विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आए। हम लोग का मकसद कभी चुनाव लड़ना नहीं था। हम लोग का मकसद था कि झारखंडी विचारधारा कैसे मजबूत हो, झारखंडी विचारधारा कैसे आगे जाए। जो लोग संगठन को छोड़ करके जा रहे हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना था। अगर जयराम महतो जी हमको टिकट नहीं देते, हम उम्मीदवार नहीं बनते, तो हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम संगठन के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जयराम महतो जी के विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए अवश्य कार्य करते और कार्य कर ही रहे हैं। हो सकता है कि अभी हमको टिकट मिला है, आगे जाकर के नहीं मिले, आगे जाकर के हमको संगठन चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन मैं आपको आपके प्रेस के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जब तक जयराम महतो जी का विचारधारा जीवित है, जब तक जयराम महतो जी अपने विचारधारा पर अड़ी गए, उदय मेहता आजीवन उनके साथ चलने के लिए तैयार है। और जो लोग छोड़ के गए हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव था, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता था। और कई बार ऐसा तो है, हमारे अंसारी साहब, रिजवान अंसारी जी, वो तो टिकटवा ले करके जहिया देखे कि भैया अब के बाद कोई नामांकन नहीं डाल पाएगा जेएलकेएम से, उसके बाद छोड़ करके भाग गए। सोचिए, तो फिर आप लोग समझने में इतना मतलब भूल कैसे हो? देखिए ना, हम लोग इंसान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। नहीं, सोचिए, मैं इसलिए भी, ये बहुत गंभीर सवाल है, मैं इसलिए भी इस बात को उठाया क्योंकि जैसा आपने भी अभी बताया कि आपके हजारों फॉलोअर्स हैं, आदर्श मानते हैं आप। इसी तरीके से आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष उनके भी हैं, और जेएलकेएम जो पार्टी है वो लगभग ऐसे मानी जाती है कि आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है। तो अगर आप गंभीर सोच के साथ लोगों को नहीं जोड़ते हैं और जब उन युवाओं के साथ विश्वासघात होगा तो सोचिए वो कितना बड़ा होगा। देखिए, एक ही तय मान लीजिए, जब तक जयराम महतो जी अड़िग है, जब तक जयराम महतो खड़ा है, जब तक उनका विचारधारा खड़ा है, तो भाई ये संगठन कभी नहीं टूट सकता है और युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं हो सकता है, ये तय मान लीजिए। चूंकि आप छात्र नेता रहे, राजनीति में आने के पीछे की सोच आपकी क्या रही और कब लगा कि अब मुझे राजनीति में मतलब प्रत्यक्ष तौर पे आना चाहिए? देखिए, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो मैं पीएचडी कंप्लीट किया हूँ, मेरा प्री सबमिशन कंप्लीट हो चुका है। और विशेष तौर से देखा जाए तो मैं विश्वविद्यालय में भी कभी जाकर के स्कॉलर के तौर पर जो है कि मैंने समय निकाल करके पढ़ाया है। जब भी समय मिलता था तो मैं स्कूल में चला जाता था। हमको पठन पाठन बहुत बेहतर लगता है, अभी भी लगता है। लेकिन हाँ, इस क्षेत्र में आने का मकसद जयराम जी से उनका उदय, जयराम जी का उदय या जयराम जी का विचारधारा का उदय
से पहले हम इस क्षेत्र में हैं और छात्र राजनीति से हम लोग प्रारंभ कर चुके। तो राजनीति में आने का मेरा मुख्य मकसद यही है कि मेरा मानना है कि हम नौकरी करके भाई अपना भविष्य तो हम सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद अगर एक ऐसा नियम बनाए या एक ऐसा मेरे हाथ से कानून बन जाए जिससे हजारों युवक का भविष्य सुधर जाएगा, तो हम लोग यही सोच को लेकर के हजारों युवाओं के भविष्य को लेकर के जो है कि हम लोग राजनीति में आए हैं और हमारा प्रयास भी यही रहेगा। एक चीज समझेंगे, एक बार हम लोग कल्पना कीजिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजनीति में नहीं आए होते तो क्या हमारा भारत आजाद होता? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर राजनीति में नहीं आए होते तो ये भारत जो है कई टुकड़ों में बटा होता। वर्तमान समय में मैं पॉलिटिकल साइंस का ही छात्र हूँ, मेरा पीएचडी भी जो है कि पॉलिटिकल साइंस से ही है, पीजी एमए सब पॉलिटिकल, मतलब आपका ग्रेजुएशन से लेकर के सब मेरे पॉलिटिकल साइंस ही हुआ है। राजनीति वास्तविक में एक बहुत बेहतर शब्द है। जो लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं छल कपट या झूठ फरेब का नाम राजनीति को दिया गया, ठीक है, ऐसा नहीं। राज के नीति को सही ढंग से रखना, चलाना, उसको हम राजनीति कह सकते हैं। अब चीजों को समझिए, जिस प्रकार से आप बोले, एक चीज हमको आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में युवा जो है कि आई हेट पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन जब तक युवा आई हेट पॉलिटिक्स में रहे भाई हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश का भविष्य नहीं सुधर सकता है। इसलिए युवाओं को आई हेट पॉलिटिक्स नहीं, आई लव पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। आप अपने तरीके से देख रहे होंगे वर्तमान समय में राजनीतिक परिदृश्य को, हजारीबाग के राजनीतिक परिदृश्य को त्रिकोणीय मुकाबला के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले जो है कि हमेशा आप देख रहे होंगे कि दो पक्षीय चुनाव होता था, चाहे एनडीए चाहे यूपीए, अभी आपका त्रिकोणीय मुकाबला के रूप में देखा जा रहा है। और स्पष्ट रूप से अगर लोगों का रुझान रहा संघर्ष के प्रति, लोगों का जिस प्रकार से रुझान आ रहा है जयराम महतो विचारधारा के प्रति, हम लोग पलट सकते हैं। और एक आपके माध्यम से लोगों से हम एक अपील और करेंगे कि रोटी और सत्ता को पलटते रहना चाहिए। रोटी को अगर नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी, और सत्ता को नहीं पलटेंगे सत्ता अहंकारी हो जाएगी। लड़ाई से भारत अलग हुआ, लड़ाई से झारखंड अलग हुआ, तो भाई ऐसा नहीं है, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो लड़ाई से संभव नहीं हुआ है, आंदोलन संभव नहीं हुआ है। हम लोग लड़ेंगे और हम लोग ये तय करेंगे जो मनमानी लोग का चल रहा है हम लोग मनमानी खत्म करेंगे। ये थे हमारे साथ जेल के प्रत्याशी उदय मेहता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती और संघर्ष से ही चीजें आसान बनती हैं। लेकिन अब देखना अहम होगा कि ये जब चुनावी मैदान में है तो पहली बार जेल के पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, तो लोगों का और युवाओं का कितना प्यार इन्हें मिल पाता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.